वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक असमानता क्या होती है इस मुद्दे पर। दोस्तों, लैंगिक असमानता समाज को हानि भी पहुंचाती है और कहीं ना कहीं पे ठीक भी होती है। इन दोनों में समन्वयात्मक रूप से अध्ययन की परिचर्चा चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, समाजशास्त्र जो है एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है। मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ, व्यवहारिक सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं या हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उन्हीं से मिलकर के समाज बनता है और समाज में ही हम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें उसका थोड़ा बहुत ज्ञान तो ज़रूर होगा और उन्हीं ज्ञान को एक लेखनी के माध्यम से एक शैली मिल जाती है या एक लेखनी मिल जाती है, एक विषय वस्तु मिल जाती है। उस विषय वस्तु में वो चीज़ जो है अगर डाल दी जाती है तो वही चीज़ क्या हो जाती है, वो विषय बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इससे पहले जब समाजशास्त्र का उदय नहीं हुआ था, समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं हो रहा था, छुटपुट इधर उधर हो रहे थे लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा था। कहीं पे 1914 में स्टार्ट हुआ, कहीं पे 1858 में, कहीं पे 1838 में, तो कहीं पे जो है 1945 में। इस प्रकार से जो है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र जो है प्रकाश में आता गया। हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट रूप से कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई कब नहीं हुई। वो हमने एक वीडियो बना रखा है बी ए करेकर शुक्ला आई डी पॉइंट यूट्यूब के चैनल पे, वो पड़ा हुआ है। वो मेरा ही चैनल है दूसरा, शुक्ला आई डी पॉइंट चैनल पे आप समाज शास्त्र की परिभाषा देखेंगे। उसके अंतर्गत हमने समाज शास्त्र जो कितने शब्दों से मिलकर के बना है उसको विस्तार रूप से समझाया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बी ए सेकेंड ईयर की। दोस्तों, बी ए सेकेंड ईयर से इससे पहले एक लेक्चर हमने निर्धनता को लेकर के दिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा, बिल्कुल देखें। निर्धनता से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मतलब चाहे वो लघुत्तरीय फॉर्म में हो या फिर आपका दीर्घोत्तरीय फॉर्म में हो। एक में चाहे लघुत्तरीय चाहे दीर्घोत्तरीय, मतलब आप 5 नंबर का 10 नंबर का, इनमें से एक प्रश्न पूछा आता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे निर्धनता क्या होती है, उसमें गरीबी की भी थोड़ा बहुत अवधारणा दे देंगे हम। ठीक, तो वही चीज़ है, उसको देख लीजिएगा। बी ए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है आपका? तो जो बी ए सेकेंड ईयर है उसका जो फर्स्ट पेपर है वो है इंडियन सोसाइटी में इशूज एंड प्रॉब्लम्स, मतलब ये भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं पेपर का नाम होता है। ये आपका जो है बटा होता है 5 इकाइयों के माध्यम से। हालांकि मैं बताऊंगा जब जो है सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो उसमें विस्तार से बताऊंगा कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है, 5 में क्या है, इन सब में बताऊंगा। पेपर 2 के अंतर्गत दोस्तों, पेपर 2 का नेम है आपका सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, मतलब सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण हम पढ़ेंगे, जहां वही फर्स्ट पेपर में हमको पढ़ना होता है भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याएं क्या हैं। ठीक, और समाज किस प्रकार से बदल रहा है और समाज मतलब समाज में किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उन पे कंट्रोल करा जाए, या समाज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं फिर समाज के लोगों को किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए, ये बात हम जानेंगे बी ए सेकेंड ईयर के सिलेबस के सेकंड पेपर में। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता की परिभाषा देखेंगे आज की वीडियो में एवं उसके कारण देखेंगे। एक ही साथ सभी चीजें हम समझेंगे मित्रों। ठीक, आइए हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं लैंगिक असमानता पर। ध्यान रखेंगे, लैंगिक असमानता से हमारा आशय होता है मित्रों। तो लैंगिक असमानता से हमारा आशय क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता के कारण स्पष्ट कीजिए। मित्रों देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे लैंगिक असमानता, उसमें लिखेंगे लैंगिक असमानता से हमारा आशय लिंग के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर, सेक्स डिफरेंस जिसको बोला जाता है, उसके आधार पर क्या करेंगे, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होता है उनका बहिष्कार या बंधन लगाने से है, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो, और महिलाओं को उनके मानवाधिकार और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी क्षेत्र में
स्वतंत्रताओं के उपभोग से वंचित करना हो। लैंगिक असमानता का शब्द जो है, मतलब जो लैंगिक असमानता शब्द है का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। जैविकीय अर्थों में भी किया जाता है एवं सामाजिक अर्थों में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? लैंगिक असमानता का। कुल मिलाकर के दोस्तों, लैंगिक असमानता वह प्रक्रिया है या फिर वह चीज़ है या फिर वह क्रिया होती है लोगों के द्वारा जिसमें सेक्स के मतलब लिंग के आधार पर हम भेद करते हैं। जैसे स्त्री है तो उसमें हम जो है भेद कर दें कि ये स्त्री है, इसको ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, उसके मानवाधिकार का हनन कर दें, उसके नैतिक मूल्यों का पतन कर दें, हम उसको राजनीतिक चीज़ों का पतन कर दें, राजनीति में उनको भाग ना लेना मिले, आर्थिक क्षेत्रों में उनको पिछड़ापन रखा जाए, मतलब पिछड़े रूप में, ठीक, सामाजिक उनको जो है वो दशाएं ना मिल सके जो हमको मिल रही, भौगोलिक दशाएं ऐसी नहीं प्राप्त हो रही हैं जो पुरुषों को प्राप्त हो रही हैं, महिलाओं को नहीं प्राप्त हो रही हैं। यही बात है लैंगिक असमानता। और आपको पता होगा इंडिया में लैंगिक असमानता एक चरम सीमा पर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है पुरुष और नारी ये अलग अलग कैटेगरी के लोग माने जाते हैं। जहाँ तक है यहाँ पे जो है नर नारी एक समान का नारा भी चलता है, लेकिन अगर मैं देखूँ प्रत्यक्ष रूप से, आप समाज में रहे होंगे, आप बहुत डिफरेंस देखते होंगे। ठीक, मैं सही हूँ ये आप लोग बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इस पे संदेह नहीं करना है। बहुत लैंगिक असमानता है, उसको आगे चल करके हम देखेंगे। सामान्य भाषा में लिंग का अर्थ व्यक्ति की श्रेणियों तथा व्यक्तियों द्वारा रीति क्रियाओं दोनों से होता है, किंतु जीव विज्ञान के संदर्भ में लिंग का आशय शरीर रचना संबंधी विभेदों से है जो कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य पाए जाते हैं। शरीर जो है के अंग जो है डिफरेंस होते हैं। जैसे आप जीव विज्ञान में पढ़े होंगे तो जीव विज्ञान के आधार पर सेक्स डिफरेंस बताया जाता है। लेडीज की आवाज़ें जो है तो मधुर होती हैं, सुरीली होती हैं, पुरुष की आवाज़ थोड़ा मतलब उस तरीके से होती है, थोड़ा मतलब उसमें गूंज होती है। ठीक, स्त्रियों की आवाज़ें ज़्यादा दूर तक, मतलब पुरुषों की आवाज़ें ज़्यादा दूर तक जाती हैं, स्त्रियों की आवाज़ें कम दूर तक जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब हम जो है जब जीव विज्ञान आप पढ़े होंगे कहीं पे तो समझा होगा आपने। वैसे भी आप इतने टैलेंटेड हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आपको पता है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। ठीक, हमारी जैविकीय संरचना जो है वो जीन्स का परिणाम होती है मित्रों। इस प्रकार लैंगिक असमानता का तात्पर्य उन सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से होता है। सामाजिक मूल्य होते हैं कुछ और सामाजिक मानदंड उनसे है, जो कि किस आधार पर है? सांस्कृतिक आधार पर है। स्त्रियों या पुरुषों में से किसी सांस्कृतिक आधार पर क्या करते हैं? स्त्रियों व पुरुषों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। एक को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरे को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भेद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वही बता रहा है यहाँ पे। तो उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। लैंगिक असमानता की विवेचना प्राणशास्त्रीय आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि सामाजिक मूल्यों के आधार पर जब एक समूह को, तो देखिए, तो लैंगिक असमानता की विवेचना प्राणशास्त्रीय आधार पर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो सामाजिक मूल्यों के आधार पर जब हम एक समूह को दूसरे समूह की तुलना में अधिकतर मतलब अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरह होने लगता है। जैसे कि मैं मान लूँ आज, जो मैं बोलना तो नहीं चाहता इस मुद्दे पर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मान लिया पहले की तुलना में अगर आज देखा जाए तो जैसे आरक्षण का मुद्दा हम ले लें। आरक्षण एक अच्छी प्रक्रिया थी, जब थी तब थी। आरक्षण एक अच्छी प्रक्रिया थी जिसके तहत जो हमारे भाई लोग हैं निम्न वर्ग के, उनको अच्छी सुविधा मिली। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति जो है आर्थिक मामले में पिछड़े हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके लिए आरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो है सुचारू रूप से लोगों के बराबर आ सके, अपने सामाजिक मूल्य का पालन कर सके, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ ना जाएं, वो अच्छे प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में ही रहें। तो इस प्रकार का जो है उनको आरक्षण मिलना अति आवश्यक है। मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ। आरक्षण आर्थिक रूप में होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ होगा पैसों के मामले में, उसको उसको सुचारू रूप से मतलब उसकी सुविधा हो जाएगी, उनके बच्चे सही से पढ़ सकेंगे स्कूल में। अब उनके अंदर टैलेंट मान लिया भरा हुआ है, उनको सही से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो कितना भी पढ़ लें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो क्या करोगे आप? जब वो परीक्षा में भाग ही नहीं ले पाएंगे तो वो ठीक है, आपने ठीक किया है, उसमें जो है बहुत अच्छी बात है। आरक्षण ठीक व्यवस्था है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत गलत व्यवस्था है, लेकिन आर्थिक रूप से जो आरक्षण हो वो अच्छी व्यवस्था है, ना कि जैसे आरक्षण इस समय चल रहा है वो व्यवस्था। जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है, आप जो सरकार हैं वो खुद ही जाति को बढ़ावा देते हैं, खुद ही धर्म के लोगों को बढ़ावा देते हैं, खुद ही एक जात को दूसरे जात में लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं वैसे ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इस सब मामले में कि मैं सरकार को ये चीज़ बता सकूँ या इन सभी चीज़ों को बता सकूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आर्थिक रूप से होगा तो इस समय जो कंडीशन है उससे अच्छी कंडीशन बन सकेगी। ठीक, हालांकि वो मुद्दा अलग है, उस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन मान लिया आपको आरक्षण मिल गया कि आपका नंबर जो है 85% पर ही हो जाएगा, अगले का 95 पे हो रहा, तो आप 85% के लिए ही मेहनत करेंगे। मान लिया 100 के लिए कि आप 85 पा गए, तो आपकी मानसिकता वैसे बन जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां तय करती हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, ये आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो ही बता रहा है कि व्यक्तित्व का जो विकास है वो उसी तरह होने लगता है जिस तरह से उसका भेदभाव किया जाता है। मान लिया किसी स्त्री को पर्दे में रहने के लिए घूंघट मतलब उसको लगाना पड़ता है, तो उसकी धीरे धीरे क्या होती है, मानसिकता बदलती जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है कि हमको हाँ घूंघट लगाना है, या फिर हमको उसको पहनना है, जो बुर्का होता है उसको पहनना है तो हमको वो पहनना है। ठीक, उसमें चेहरा अपना छुपाए रखना है तो उसको छुपाए रखना, तो वैसी मानसिकता बन गई पूरी उसका विकास। अब उनसे कहो कि ये ना पहनो, इनसे कहो घूंघट ना लगाओ, तो ऐसा नहीं होगा, वो लगाएंगी, क्योंकि उनकी मतलब वो मानसिकता वैसी हो चुकी है, वो पर्यावरण वहाँ का इन्वायरमेंट ही वैसा हो चुका है। आप अच्छी जगह पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, आप लोगों को पढ़ते देखते हैं तो आपको भी पढ़ने की इच्छा होती है, वो अलग की। ठीक, ये सारी बातें हैं। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। धार्मिक मान्यताओं को भी लैंगिक असमानता का आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म को ना तो दूसरे से उच्च या निम्न कहा जा सकता है, सभी धर्म एक समान है। ठीक, किसी को उच्च किसी को जो है नीचा नहीं बोला जा सकता। ना ही धार्मिक विश्वास किसी सामाजिक तथ्य को समझाने का वास्तविक आधार है। कोई भी सामाजिक मुद्दा है उसको धार्मिक रूप से अगर समझा जाएगा तो मुझे नहीं लगता वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सुटेबल होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता को निम्न आधारों पर स्त्री और पुरुष के बीच विभेद किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं। पहला है आपका पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुष की भूमिका। पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में पुरुष की प्रधानता है। पुरुष प्रधान जो है देश है, यहाँ पे प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था चलती है। आपके घर का मुखिया आपके पिताजी होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा घर है जहाँ पे पिताजी नहीं है, माता जी ही घर को चलाती हैं। ठीक, तो कहीं कहीं पे लैंगिक असमानता बहुत चरम रूप में देखने को मिलती है गांव वगैरह में, लेकिन अगर शहरों की अपेक्षा में देखूं तो शहरों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है तो नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक, सेकंड है आपका स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर। पुरुष को किसी मतलब सहभागिता के अवसर भी प्राप्त है, जैसे मान लिया महिला को आरक्षण प्राप्त है, पुरुष को उतना आरक्षण नहीं प्राप्त है। तीसरा है व्यक्तिक व्यक्ति मतलब व्यक्ति के स्तर पर, सामाजिक मतलब समाज के स्तर पर, और आर्थिक मतलब अर्थतंत्र के स्तर पर जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता है। ठीक, किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है। चौथा है स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियां तथा वास्तविक व्यवहार। पांचवा है आपका कि राजनीतिक मतलब राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा। राजनीतिक जो है सीमा बनाई गई है, लेकिन भारत जैसे देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, इस बात को हम नकार भी नहीं सकते। अब हम बात करेंगे लैंगिक असमानता के कारण। लैंगिक असमानता क्यों है, उसके क्या कारण है भारत में। तो कुछ जनजातीय समुदायों को अगर छोड़ दिया जाए तो विश्व के सभी समाजों की सामाजिक व्यवस्था पुरुष सत्तात्मक ही रही है। विश्व स्तर पर देखें तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, विकास तथा कार्यान्वयन मतलब कार्यों को चलाने की प्रक्रिया पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं उन मूल्यों और मनोवृत्तियों मनो की इच्छाओं का पोषण करती हैं जो स्त्री पुरुषों की समानता के पक्ष में नहीं है। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस प्रकार के विचारों की रचना की जाती है या जाती रही है, जो कि स्त्रियों की परिस्थिति को पुरुषों के अधीन प्रमाणित करती आई हैं। ठीक, कहते हैं कि पुरुष जो है स्त्री खाना ये सब पर्दे के योग्य होती है, तो यही चीज़ें हैं। तो उनको जो है पुरुषों के अधीन माना जाता रहा है, प्रमाणित करता मतलब अपना समाज चलता आ रहा है महिलाओं को। आज के परिवेश की बात की जाए तो आज के परिवेश में परंपरागत धार्मिक विश्वासों का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ऐसे तर्क दिए जाने लगे हैं जो पुरुषों के समान महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों का विरोध करते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं लैंगिक असमानता के कारण। देखिए,
पहला कारण ये है कि सर्वप्रथम यह तर्क देते हैं लोग कि मतलब समान नहीं होना चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों समान, उनको अधिकार नहीं देना चाहिए, अलग अलग अधिकार देना चाहिए, उसके तर्क दिए गए हैं। देखिए तर्क, सर्वप्रथम यह तर्क दिया जाता है मित्रों कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने से क्या होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हो सकता है, लेकिन आजीविका उपार्जित करने से स्त्रियों के में मानसिक तनाव इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो दिन भर मानसिक तनाव से जूझ रही होंगी। इसके कारण से क्या होगा, उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। ये तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है सॉरी दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि लैंगिक असमानता को पूरी तरह समाप्त कर देने से विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि हो जाएगी। विवाह विच्छेद मीन्स होता है तलाक, यानी पति पत्नी को विवाह होने के पश्चात दोनों का इस्तीफा हुए, मतलब छोड़ देना एक दूसरे को, वही होता है विवाह विच्छेद। हिंदुओं में विवाह विच्छेद होता है। ये व्यवस्था हिंदुओं में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोर्ट के माध्यम से होने की व्यवस्था कर दी गई है सरकार के द्वारा। मुसलमानों में तलाक की सुविधा थी, अब 3 तलाक का मुद्दा जो था वो हट गया। ठीक। तीसरा देखते हैं हम, महिलाएं मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं, अधिक संवेदना इनके अंदर होती है, अधिक संवेदनशील होती है मानसिक रूप से, अतः पूर्ण समानता की दशा में उनके शोषण की संभावना बढ़ सकती है। उनका शोषण भी हो सकता है अगर बाहर ज़्यादा घूमेंगी। वो संवेदनशील होती हैं, कोई मतलब अगर कोई जाल में फंसाना चाहे इनको, मतलब तो बहुत जल्दी फंसा सकता है। आप इनको, महिलाओं को, मतलब या फिर कोई चीज़ हो, मतलब आप तो पता होगा, या फिर आप इनमें से बहुत सारी स्टूडेंट हमारी गर्ल्स हैं तो वो देख रही होंगी, तो उसमें आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 लोग अगर कह दें कि आप बहुत अच्छी हो, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके मतलब ये सारे बाल अच्छे हैं, ये सारी अगर आपको बता दिया जाए, 2-3 लोग ऐसे कह दे, तो आप जो है उनके मतलब झांसे में आ जाएंगे बिल्कुल। तो यही बातें हैं ना, तो यही इसीलिए बोल रहा कि मानसिक रूप से आप संवेदनशील होती हैं, इसलिए क्या होता है, पूर्ण समानता की दशा में क्या होगा, शोषण आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अधिकारों की समानता से महिलाओं के जीवन में अनैतिकता का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया का अधिक अनुभव भी नहीं होता है। और जब आपको बाहरी दुनिया का या फिर किसी दुनिया का अनुभव नहीं है, उसमें आप जो है कदम बढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 100% आप सक्सेस जी पाएंगे। आप जो है 50 के आसपास ही चलेंगे। तो वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5वां तर्क कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने से परिवार के विघटन की अधिक संभावना हो सकती है। परिवार विघटित हो सकते हैं। ठीक, मतलब जो मतलब संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में बच्चों के समुचित पालन पोषण तथा परिवार को व्यवस्थित रखने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट तर्क ये दिया जाता है कि स्वभाव से बहुत कोमल होने के कारण यह भी संभव है, महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, इसलिए यह कारण भी संभव है कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये कोमल होती हैं, संवेदनशील होती हैं। ठीक, मुद्दा सही से ना समझ सकती हैं, नहीं समझ पाएंगी, और जो है मुद्दा को एक पक्ष में या फिर किसी मुद्दे को एक पक्ष में ले जाएंगी। इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है, जिससे जो है ज़्यादा लाभ ही नहीं होगा, बहुत सारी हानियां भी होंगी। नेक्स्ट है आपका कि अनेक व्यक्ति महिला और पुरुष की समानता को इस आधार पर उचित नहीं मानते हैं कि यह भारतीय सामाजिक मूल्यों और धर्म के विरुद्ध है। तो इसलिए भी ये तर्क भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। इसलिए पुरुष और स्त्रियां या फिर महिलाएं या पुरुष समान नहीं हो सकते। समान होंगे तो उसके बहुत सारे हानि के पक्ष हैं, लाभ के पक्ष कम ही हैं। तो ये तर्क दिया जाता है विद्वानों के द्वारा। अब मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तर्क दूंगा तो आप में से बहुत सारी स्टूडेंट मेरी गर्ल्स हैं, तो उनको शायद बुरा लग जाए, क्योंकि तर्क ये समाजशास्त्रियों का मैं पेश कर रहा हूँ, विद्वानों को पेश कर रहा हूँ, तो आप इसको सच ही मानिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। टॉपिक आपको बता दें, अल्पसंख्यक से क्या आशय है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी विशेषताओं की व्याख्या देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं, और ईसाई एवं सिख अल्पसंख्यक की क्या जो है व्यवस्था अपने भारत में है, या फिर उनकी समस्याएं क्या हैं।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।